नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 9 समकालीन भारत भाग 1 जो भूगोल की पुस्तक है उसके पाठ नंबर 3 अध्याय नंबर 3 अफवाह भारत के नदियों के विषय में यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। कक्षा 9 के पाठ नंबर 3 पर इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर हम चर्चा 2 भागों में करेंगे। पहले भाग में हम इसके जो यहाँ पर लिखा गया है उसके माध्यम से भारत के अफवाह तंत्र को समझने का प्रयास करेंगे, जबकि इसके दूसरे भाग में हम इसमें एक शानदार मानचित्र, भौतिक मानचित्र भारत का दिया गया है, जिससे कि हम सारी नदियाँ बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चर्चा को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जब हम इसके नदियों के विषय में हम मानचित्र के माध्यम से चर्चा करेंगे तो जो चीज़ आप यहाँ पर नहीं समझे होंगे वह बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में या कक्षा 9 के बच्चे अपने इस पाठ को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन 6 से 12 तक के एनसीईआरटी के किसी एक पाठ पर चर्चा की जाती है। उसी का एक हिस्सा आज जो भारत में अफवाह तंत्र है, कक्षा 9 का पाठ नंबर 3 है, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि अफवाह शब्द एक क्षेत्र में नदी तंत्र की व्याख्या करता है। मतलब जब बहुत सारी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ एक नदी में मिल जाती हैं और जब बहुत सारा पानी उसमें आ जाता है, नदी तंत्र कहलाता है। अफवाह एक ऐसा शब्द है जो एक क्षेत्र की नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत में भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं में छोटी छोटी धाराओं से आकर एक साथ मिलती हैं। विभिन्न धाराएं क्या होती हैं? एक साथ आकर मिलती हैं, एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अतः इसका निकास किसी बड़े जलाशय या झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे कि पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करते हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं दो प्रकार के नदियों को अलग अलग कर रहे हैं। एक धाराएं यहाँ से एक नदी का निर्माण कर रही हैं, जबकि दूसरी धाराएं यहाँ से एक और नदी का निर्माण कर रही हैं। जो बीच में पर्वत या उच्च भूमि वाला ये क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। आइए आगे देखें कि क्या दिया गया है भारत का अफवाह तंत्र के विषय में। कक्षा 9 में भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को मुख्य 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। भारत का जो भौगोलिक आकृतियों के द्वारा नदियों का विभाजन किया गया है उसे 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। नंबर 1 हिमालय की नदियाँ, नंबर 2 प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। भारत के 2 भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी होती है, मतलब 12 महीने उनमें पानी रहता है। और क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की 2 मुख्य नदियां सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं, जबकि गंगा नदी भी हिमालय से ही निकलती है। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक एक लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अवर्दन करती हैं। इस प्रकार से हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो इस प्रकार से गार्ज का निर्माण
करते हैं। आप लोग इस चित्र के माध्यम से बड़ी आसानी से समझ पा रहे होंगे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखें कि किस प्रकार से नदी यहाँ से उद्गमित होती है। यह नदी का स्रोत है। ऊपरी भाग में कुछ इसका आकार इस प्रकार होता है, ये गार्ज बनाते हुए मध्य भाग में आती है, और जब मैदानी क्षेत्र में आती है तो यह नदी विसर्ग या गोखुर झील का निर्माण करती है। निचले भाग में जब यह आती है तो अंत में समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करता है। अब यहाँ पर डेल्टा जो होता है उसके विषय में आप लोग 2 लाइनें सुन लीजिए। जहाँ महासागर में नदियाँ मिलती हैं उस जगह नदी द्वारा जो भी बहाकर मिट्टी या अवसाद जो भी बहाकर लाया जाता है, सिल्ट है, बालू है या मिट्टी है, वह नदियों के द्वारा बहाकर लाया जाता है। तो समुद्र में मिलने से पहले ये मिट्टी है, सिल्ट है या बालू है, नदी उसे नहीं ले जा पाती है, सम्मोहन नहीं कर पाती है, अपने साथ नहीं ले जाती है, यहीं पर छोड़ देती है। नदियाँ यहाँ पर कई धाराओं में बढ़ जाती है और उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। यह क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा आदि ये नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर, जैसे कि हमने ऊपर देखा, झील और अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत से अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा के जल पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम है और छिछली हैं, फिर भी इन में से कुछ केंद्रीय उच्चभूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरह बहती हैं। पश्चिम की तरफ बहने का मतलब है कि वह यहाँ अरब सागर की ओर बहती है। अरब सागर जो भारत के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है, वहाँ की ओर बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की 2 बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? निश्चित तौर पर जो पश्चिम की ओर बहती हैं वो नदियों के नाम अगर हम कहें तो नर्मदा है, ताप्ती है। ये नदियाँ कहाँ की ओर बहती हैं? पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। क्या आप इस प्रकार की 2 नदियों को पहचान कर सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ क्या करती हैं? पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और जो अधिकतर नदियाँ होती हैं यहाँ मुंबई, महाराष्ट्र के इलाके से या उसके आसपास जो भी पश्चिमी घाट का क्षेत्र फैला हुआ है, यहाँ से अनेक सारी नदियाँ निकलती हैं और जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हिमालयी नदियाँ, जो हिमालय की नदियाँ हैं उनके विषय में सिंधु है, गंगा है तथा ब्रह्मपुत्र है। ये हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ इनमें आकर मिलती हैं। किसी नदी तथा उनकी सहायक नदी को क्या कहा जाता है? नदी तंत्र कहा जाता है। किसी नदी और उसमें जो भी नदियाँ मिलती हैं ये क्या कहलाते हैं? नदी तंत्र कहलाते हैं। सिंधु नदी तंत्र पर हम चर्चा करेंगे। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील निकट तिब्बत में है, जो आजकल चाइना के कब्जे में है, चीन के कब्जे में है तिब्बत। वहाँ से मानसरोवर झील है, यहाँ से ये नदी निकलती है। सिंधु नदी पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गाज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है, हुंजा है, इस नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुई अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है और सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में पहले ही मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट में किससे मिल जाते हैं? सिंधु नदी से मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहते हुए अंत में कराची के पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी की 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत
के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमालय तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। अन्य किताबों में आप लोगों को इसकी लंबाई थोड़ा आगे पीछे मिल सकती है, लेकिन जो कक्षा 9 एनसीईआरटी ने यहाँ पर माना है 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई माना है। आप जानते होंगे सिंधु जल समझौता के बारे में। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, जिसके तहत भारत को इसका 20% जल मिलता है और पाकिस्तान को शेष जल मिलता है। भारत में इस जल का उपयोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए किया जाता है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि सिंधु जल समझौता कब हुआ। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत इस नदी तंत्र का कितना पानी प्रयोग कर सकता है। सिंधु जल समझौते के तहत भारत सिंधु नदी जल तंत्र का 20% जल क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सिंधु जल समझौते से भारत को पानी मिलता है या भारत जिस पानी का उपयोग करता है उसके किन प्रदेशों में इसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में इसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र की अगर बात करें तो गंगा नदी के विषय में हम यहाँ पर बात करें तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत में बहने वाली गंगा नदी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसमें भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है। बाकी बांग्लादेश में यह नदी बहती है और सतोपंथ हिमनद से निकलती है एक नदी गंगा नदी, और उसके साथ में गंगोत्री हिमानी से निकलती है भागीरथी नदी। भागीरथी और अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में आकर मिलते हैं, आप ये समझिए कि यहाँ से भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और सतोपंथ हिमनद से निकलती है अलकनंदा नदी। जब ये देवप्रयाग में आकर एक साथ मिलती हैं तो यह गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गंगा नदी किन क्षेत्रों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है। गंगा नदी हरिद्वार से मैदानों में प्रवेश करती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगा नदी किन 2 प्रमुख नदियों से बनती है। गंगा नदी भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों से बनती है। देवप्रयाग में इनका मिलन होता है और इसके विषय में हम जाने कि गंगा और भागीरथी में देवप्रयाग में आने से पहले अनेक छोटी नदियाँ मिल जाती हैं। हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियाँ गंगा में आकर मिलती हैं। इसमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे से समानांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगा और यमुना का संगम कहाँ पर है। गंगा और यमुना का संगम इलाहाबाद में होता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी के समानांतर बहने वाली यमुना नदी गंगा नदी के किस ओर बहती है। गंगा नदी के दाहिने ओर बहती है। घाघरा है, गंडक है तथा कोसी है। यह नेपाल हिमालय यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मानचित्र। इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे जिससे कि आप लोग बड़ी आसानी से जो भी चीज़ें आप लोगों की इस चर्चा में छूट जाएगी तो उसे आराम से पूरा कर लेंगे। से निकलती है। इसका कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाती है। जो ये नदियाँ निकलती हैं ये गंगा नदी में मिल जाती हैं। इसके कारण क्या होता है, मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है जिसमें बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये सब नदियाँ जो मिट्टी और उपजाऊपन प्रदान करती हैं, कृषि योग्य भूमि बना देती हैं, मतलब कृषि के विकास के लिए नदियाँ भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा,
तथा सोन है। गंगा में जो नदियां आकर मिलती हैं प्रायद्वीपीय भारत में, उसमें से प्रमुख नदियां चंबल, बेतवा, सोन हैं। ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इसमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियां कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती हैं। हम आगे इसके विषय में चर्चा करेंगे जब मानचित्र में देखेंगे। और यहाँ पर दिया भी गया है कि बाएं तथा दाएं किनारे से गंगा की सहायक नदियाँ क्या होती हैं, गंगा में आकर मिलती हैं। गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी, जिसे हुगली कहा जाता है, जो इसकी एक वितरिका है, मतलब इसी से निकलती है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और साथ ही साथ जो इसका दूसरा भाग होता है वह मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र क्या होते हैं, समुद्र में विलीन होने से पहले इन्हें मेघना कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा कि गंगा का नाम वहाँ पर पद्मा नदी कहा जाता है बांग्लादेश में, जबकि जब इसमें ब्रह्मपुत्र नदी भी मिल जाती है तब इन दोनों का संयुक्त नाम मेघना कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में भी मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। या प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप वृक्षों के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है या नहीं, 2525 किलोमीटर है, जो हमने प्रारंभ में कहा। चित्र 3-4 में देखें कि क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी के तटों के बीच में जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरवन तक के मैदानों की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर यह ढाल गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े नदी विसर्प बनते हैं। इसके बाद हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी भी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है। और एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था कि निम्न में से कौन सी 3 नदियाँ मानसरोवर झील से निकलती हैं, इसमें कौन सी नदी नहीं निकलती है। इसमें 3 ऑप्शन तो यही दिए गए थे कि ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु एवं सतलज। इसमें से एक अन्य ऑप्शन दिया गया था जो नहीं निकलती थी। इसकी लंबाई सिंधु से भी अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर जो 7757 मीटर के पास ऊंचा है, उसके पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू आकार का अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे ध्यांग नाम से जाना जाता है। 2-3 प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि पहला प्रश्न की ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है। और ऐसे ही अगर दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि गंगा नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो यह किस पर्वत के समानांतर बहती है। यह
हिमालय पर्वत के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। ऐसे ही प्रश्न और पूछा जाए कि जब यह गंगा नदी भारत में प्रवेश करती है तो यह किस स्थान में प्रवेश करती है। यह अरुणाचल प्रदेश में गार्ज जो हमने देखा था उसके माध्यम से प्रवेश करती है। और प्रश्न नंबर 4 पूछा जा सकता है कि गंगा नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को अरुणाचल में दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिबांग, लोहित, कनूला एवं दूसरी सहायक नदियां इसमें आकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा, जब यह गंगा नदी में मिल जाती है तो इसे इन दोनों का संयुक्त रूप क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। ये सारे नाम आप लोगों को याद रखने जरूरी हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ से इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत के उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर यह गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर गुफित नदी के रूप में बहती है। बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? प्रत्येक वर्ष यहाँ नदी अपने किनारों के ऊपर बहने वाली बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा में परिवर्तन करती है। ये चर्चा थी ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में। जैसे कि आप लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में हमने चर्चा की और इससे आगे हम जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उसे अगले भाग में चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर अगर हम इसके बारे में अभी चर्चा करें तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और जो विशेष रूप से कक्षा 9 वालों के लिए क्या हो जाएगा, काफ़ी लंबा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा सकते हैं, जिससे कि जैसे ही हमारा अगला वीडियो आता है तो इसकी सूचना आप सब लोगों को सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। जय हिंद, जय भारत।